वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 11। अबीर और ईशानी पीछे मुड़कर संध्या जी को देखने लगते हैं। संध्या जी अंडस्को, आप लोग कॉलेज जा रहे हो तो अपनी भाभी सा को भी अपने साथ ले जाइए। संध्या जी की बात सुन अबीर ईशानी झुंझुला जाते हैं। ईशानी थोड़े फ्रस्ट्रेशन से अंडस्को, चाची सा प्लीज भाभी सा को दूसरे कार में भेज दीजिए, हम उनको अपने साथ कहीं लेकर नहीं जाएंगे। तभी पीछे से वेभाजी आते हुए बोली, अंडस्को, और क्यों नहीं लेकर जाएगी आप भौमी को अपने साथ। ईशानी थोड़े गुस्से में वेभाजी से, अंडस्को मम्मा आपको अच्छे से पता है हम क्यों भाभी सा को अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहते। वेभाजी थोड़ी नरमी से, अंडस्को ईशानी हमें सब पता है, फिर भी हम चाहते हैं कि आप आपकी भाभी सा के साथ कॉलेज जाइए, और वैसे भी वो अभी अभी कोमा से जागी है, अभी वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, ऐसे में अगर वो आपके साथ जाएगी तो हमें तसल्ली रहेगी। ईशानी अभी कुछ कहने ही जा रही थी कि वेभाजी उन्हें टोकते हुए बोली, अंडस्को क्या आप हमारी इतनी सी बात नहीं मानेगी। वेभाजी की बात सुन ईशानी चुप हो गई। अब आगे भौमी अपना बैग लेकर हॉल में आप जाती है। भौमी अभी निकल ही रही थी कि संध्या जी भौमी की आवाज आई, अंडस्को भौमी। संध्या जी की आवाज सुन भौमी संध्या जी की तरफ देखने लगी। संध्या जी अपने हाथ में दही चीनी का कटोरा लाते हुए बोली, अंडस्को भौमी आज आपका पहला दिन है कॉलेज का, मुंह मीठा करके जाइए, देखिएगा ये साल कॉलेज का आपका बहुत अच्छा जाएगा। संध्या जी की बात सुन ईशानी को हंसी आ गई, पर उसने अपने हंसी को कंट्रोल कर लिया। संध्या जी ने भौमी को दही चीनी खिलाकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा दिया। भौमी संध्या जी को एकटक देखने लगी। वही वेभा जी ने उसके हाथ में टिफिन पकड़वाते हुए बोली, अंडस्को और हाँ टिफिन खाली होनी चाहिए, और आप ईशानी और अबीर के साथ ही कॉलेज जाएगा और आते वक्त भी उन्हीं के साथ आना, और आपको कोई भी जरूरत हो तो आप हमें या अपने छोटे चाचू सा को कॉल कर दीजिएगा, समझिए आप। वेभा जी की टोन थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी, फिर भी उसमें भौमी के लिए बहुत प्यार था और ये भौमी बहुत अच्छे से महसूस कर सकती थी। भौमी की आंखों नम हो गई थी। भौमी नेहा का कभी भी उसकी इतनी केयर करने वाला कोई नहीं था। पिछले जन्म में वो अपने काम की वजह से कई कई दिनों तक भूखी रहती थी, फिर भी कोई ऐसा नहीं था जो उसे खाना खाने के लिए पूछे। पर यहाँ इन लोगों का इतना प्यार देखकर उसकी आंखें नम हो गई थी। उसने मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। भौमी सीधा वेभा जी के गले से जा लगी। भौमी को अपने गले लगा देख वेभा जी चौंक गई, क्योंकि पिछले एक साल में भौमी तो उनसे ठीक से बात भी नहीं करती थी, गले लगना तो दूर की बात है। भौमी जब पहली बार पैलेस में आई थी तभी से वेभा जी उसे बहुत पसंद करती थी, यहाँ तक कि उन्होंने कई बार भौमी से बात करने की कोशिश की, पर भौमी कभी उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी, इसलिए वेभा जी ने भी उससे बात करने की कोशिश करना बंद कर दिया। पर आज भौमी का उनके गले लगना उसे काफी अच्छा लगा। उन्होंने धीरे से भौमी की पीठ पर हाथ रख लिया। थोड़ी देर बाद भौमी उनसे दूर हो गई। वेभा जी ने उसके चेहरे को प्यार से छू कर बोली, अंडस्को अब आप जाइए, वरना कॉलेज के पहले ही दिन आप लेट हो जाओगी। भौमी ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिला दिया। उसने संध्या जी को भी गले लगाया। संध्या जी ने भी उसके सर पर प्यार से हाथ फेर दिया। भौमी मुस्कुराते हुए ईशानी के साथ वहां से चली गई। कार अबीर ड्राइव कर रहा था, उसके साइड में ईशानी बैठी थी, वही भौमी पीछे बैठी हुई थी। कार में बिल्कुल शांति थी। ईशानी का तो मुंह बना हुआ था, आखिर उसे ना चाहते हुए भी भौमी के साथ कॉलेज जाना पड़ रहा है। कुछ देर में कार राजस्थान के सबसे बड़े कॉलेज महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी काल्पनिक नाम के बाहर आकर रुकी। ईशानी और भौमी कार से बाहर निकले, वही अबीर का पार्क करने चला गया। भौमी कॉलेज को देखने लगी। कॉलेज बहुत बड़ा और सुंदर था। आखिर वो भी क्यों ना, आखिर यहाँ सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के सबसे अमीर लोगों के नवाबजादे पढ़ते थे। भौमी और ईशानी कॉलेज के अंदर जाने लगे। भौमी कॉलेज को देखते हुए ही अगर बढ़ने लगी। जैसे जैसे भौमी आगे बढ़ने लगी वैसे वैसे लोगों की नज़र उस पर ठहरे जा रही थी। आखिर भौमी लगी इतनी सुंदर रही थी, वो तो बस उसकी खूबसूरती में खो से गए थे। वही लड़कियां तो भौमी को नफरत के नज़रों से देख रही थी, पर भौमी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने एटीट्यूड में चले जा रही थी। आखिर वो डार्कनेस थी, उसे भला लोगों के नज़रों से कब फर्क पड़ने लग गया। भौमी अभी अगर बढ़ रही थी, कई अचानक से उसके सामने कुछ लड़के लड़कियों का ग्रुप आकर खड़ा हो गया। भौमी उन्हें दिखने लगी। वही उस ग्रुप को देखकर ईशानी के आंखों में अजीब से भाव आ जाता है। वो एक नज़र उन्हें देख बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। वही ग्रुप में मौजूद पहली लड़की अपने आंखों में जलन और नफरत लिए भूमि से कहती है, अंडस्को हे गेज लुक्स हु आर देयर, हमारी मिस सर्वेंट। उस लड़की की आवाज सुन भौमी उन्हें देखने लगी। सामने मौजूद 5 लोग मौजूद थे, 3 लड़कियां और 2 लड़के। तभी फिर से आवाज आई, अंडस्को वैसे मिस सर्वेंट मैंने तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, कहीं हमें तुम्हारो शक्ल दोबारा देखनी पड़ेगी।
भौमी ने उस लड़की को देखा तो उस लड़की ने हॉट ब्लू मिनी ड्रेस पहनी हुई थी, चेहरे पर भारी मेकअप, पैरों में हाई हील्स, अपने चेहरे पर ढेर सारा घमंड लिए खड़ी थी। वही उसके पीछे खड़े उसके बाकी के दोस्तों का भी कुछ यही हाल था। उन्हें देख कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि ये कॉलेज में पढ़ने आते हैं। ये पांचों भौमी के साथ ही पहले पढ़ते थे। पिछली बार जब भौमी इस कॉलेज में सबसे पहले आई थी तब पहले दिन से ही इन पांचों ने भौमी को परेशान करना शुरू कर दिया था। इन्होंने भौमी को बहुत बुली किया था। एक्चुअली कॉलेज में कोई भी भौमी के हुक्मरानी सा होने की बात नहीं जानता है और ना ही किसी को भौमी के शादीशुदा होने की बात पता है। प्रभा जी ने अपने दुश्मनों के कारण भौमी की आइडेंटिटी अभी रिवील नहीं करना चाहती थी। वही प्रभा जी ये भी चाहती थी कि भौमी अपनी पढ़ाई आराम से पूरी कर ले, उसके बाद वो सबके सामने उसकी आइडेंटिटी रिवील करेगी। वही पिछली बार इन पांचों ने भौमी का जीना ही दुश्वार कर दिया पर भौमी ने कभी भी इन बातों को किसी से नहीं कहा। पिछली बार भौमी के फेल होने की वजह ये लोग ही थे, पर इस बार इन पांचों को ही नहीं पता था कि इस बार भौमी इनकी हालत क्या करने वाली है। प्रिया भौमी को ऊपर से नीचे तक घूरती है। भौमी को देख उसकी खूबसूरती से उसे बहुत ही ज्यादा जलन हो रही थी। प्रिया अपने आवाज में नफरत लिए भौमी का मजाक बनाते हुए बोलती है, अंडरस्को, वैसे मिस सर्वेंट तुम तो फेल हो गई थी ना, फिर कॉलेज में क्या कर रही हो? फिर वो कुछ सोचते हुए बोली, अंडरस्को, वैसे कहीं लड़कों को अपनी खूबसूरती की जाल में फंसाने तो नहीं आई हो ना? वही प्रिया के पास में खड़ी उसकी दोस्त कम चमची ने भी भौमी का मजाक बनाते हुए बोली, अंडरस्को, क्या प्रिया ये कैसी बात कर रही हो तुम? आखिर कोई इस अनाथ सर्वेंट को पसंद भी कैसे कर सकता है? उसको इस अनाथ को पसंद कर अपनी किस्मत थोड़ी ना खराब करनी है। इतना कह वो हंसने लगी। वही उसकी बात सुन उसके बाकी के दोस्त भी हंसने लगे। भौमी उन लोगों को शांति से देख रही थी। उसे इन जैसे फालतू लोगों से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। भौमी उन लोगों की इग्नोर कर आगे बढ़ जाती है। वो इन जैसे बच्चों के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। आज के लिए इतना ही। फोल्डेड हैंड्स। जय श्री राम। फोल्डेड हैंड्स। अबीर और ईशानी पीछे मुड़कर संध्या जी को देखने लगते हैं। संध्या जी, अंडरस्को, आप लोग कॉलेज जा रहे हो तो अपनी भाभी सा को भी अपने साथ ले जाइए। संध्या जी की बात सुन अबीर ईशानी झुंझुला जाते हैं। ईशानी थोड़े फ्रस्ट्रेशन से, अंडरस्को, चाची सा प्लीज भाभी सा को दूसरे कार में भेज दीजिए, हम उनको अपने साथ कहीं लेकर नहीं जाएंगे। तभी पीछे से वेभाजी आते हुए बोली, अंडरस्को, और क्यों नहीं लेकर जाएगी आप भौमी को अपने साथ? ईशानी थोड़े गुस्से में वेभाजी से, अंडरस्को, मम्मा आपको अच्छे से पता है हम क्यों भाभी सा को अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहते। वेभाजी थोड़ी नरमी से, अंडरस्को, ईशानी हमें सब पता है, फिर भी हम चाहते हैं कि आप आपकी भाभी सा के साथ कॉलेज जाइए, और वैसे भी वो अभी अभी कोमा से जागी है, अभी वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। ऐसे में अगर वो आपके साथ जाएगी तो हमें तसल्ली रहेगी। ईशानी अभी कुछ कहने ही जा रही थी कि वेभाजी उन्हें टोकते हुए बोली, अंडरस्को, क्या आप हमारी इतनी सी बात नहीं मानेगी? वेभाजी की बात सुन ईशानी चुप हो गई। अब आगे। भौमी अपना बैग लेकर हॉल में आप जाती है। भौमी अभी निकल ही रही थी कि संध्या जी भौमी की आवाज आई, अंडरस्को, भौमी। संध्या जी की आवाज सुन भौमी संध्या जी की तरफ देखने लगी। संध्या जी अपने हाथ में दही चीनी का कटोरा लाते हुए बोली, अंडरस्को, भौमी आज आपका पहला दिन है कॉलेज का, मुंह मीठा करके जाइए, देखिएगा ये साल कॉलेज का आपका बहुत अच्छा जाएगा। संध्या जी की बात सुन ईशानी को हंसी आ गई पर उसने अपने हंसी को कंट्रोल कर लिया। संध्या जी ने भौमी को दही चीनी खिलाकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा दिया। भौमी संध्या जी को एकटक देखने लगी। वही वेभाजी ने उसके हाथ में टिफिन पकड़वाते हुए बोली, अंडरस्को, और हाँ टिफिन खाली होनी चाहिए, और आप ईशानी और अबीर के साथ ही कॉलेज जाएगा और आते वक्त भी उन्हीं के साथ आना, और आपको कोई भी जरूरत हो तो आप हमें या अपने छोटे चाचू सा को कॉल कर दीजिएगा, समझिए आप। वेभाजी की टोन थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी, फिर भी उसमें भौमी के लिए बहुत प्यार था और ये भौमी बहुत अच्छे से महसूस कर सकती थी। भौमी की आंखों नम हो गई थी। भौमी नेहा का कभी भी उसकी इतनी केयर करने वाला कोई नहीं था। पिछले जन्म में वो अपने काम की वजह से कई दिनों तक भूखी रहती थी, फिर भी कोई ऐसा नहीं था जो उसे खाना खाने के लिए पूछे। पर यहाँ इन लोगों का इतना प्यार देखकर उसकी आंखें नम हो गई थी। उसने मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। भौमी सीधा वेभाजी के गले से जा लगी। भौमी को अपने गले लगा देख वेभाजी चौंक गई, क्योंकि पिछले 1 साल में भौमी तो उनसे ठीक से बात भी नहीं करती थी, गले लगना तो दूर की बात है। भौमी जब पहली बार पैलेस में आई थी तभी से वेभाजी उसे बहुत पसंद करती थी, यहाँ तक कि उन्होंने कई बार भौमी से बात करने की कोशिश की, पर भौमी कभी उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी, इसलिए वेभाजी ने भी उसे बात करने की कोशिश करना बंद कर दिया। पर आज भौमी का उनके गले लगना उसे काफी अच्छा लगा। उन्होंने धीरे से भौमी के पीठ पर हाथ रख लिया।
थोड़ी देर बाद भौमी उनसे दूर हो गई। वेभा जी ने उसके चेहरे को प्यार से छूकर बोली, अंडस्को अब आप जाइए वरना कॉलेज के पहले ही दिन आप लेट हो जाओगी। भौमी ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिला दिया। उसने संध्या जी को भी गले लगाया। संध्या जी ने भी उसके सर पर प्यार से हाथ फेर दिया। भौमी मुस्कुराते हुए ईशानी के साथ वहां से चली गई। कार अबीर ड्राइव कर रहा था, उसके साइड में ईशानी बैठी थी, वही भौमी पीछे बैठी हुई थी। कार में बिल्कुल शांति थी। ईशानी का तो मुंह बना हुआ था, आखिर उसे ना चाहते हुए भी भौमी के साथ कॉलेज जाना पड़ रहा है। कुछ देर में कार राजस्थान के सबसे बड़े कॉलेज महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी काल्पनिक नाम के बाहर आकर रुकी। ईशानी और भौमी कार से बाहर निकले, वही अबीर का पार्क करने चला गया। भौमी कॉलेज को देखने लगी। कॉलेज बहुत बड़ा और सुंदर था। आखिर वो भी क्यों ना, आखिर यहाँ सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के सबसे अमीर लोगों के नवाबजादे पढ़ते थे। भौमी और ईशानी कॉलेज के अंदर जाने लगे। भौमी कॉलेज को देखते हुए ही आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे भौमी आगे बढ़ने लगी वैसे वैसे लोगों की नज़र उस पर ठहरे जा रही थी। आखिर भौमी लगी इतनी सुंदर रही थी, वो तो बस उसकी खूबसूरती में खो से गए थे। वही लड़कियां तो भौमी को नफरत के नज़रों से देख रही थी, पर भौमी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने एटीट्यूड में चले जा रही थी। आखिर वो डार्कनेस थी, उसे भला लोगों की नज़रों से कब फर्क पड़ने लग गया। भौमी अभी अगर बढ़ रही थी कई अचानक से उसके सामने कुछ लड़के लड़कियों का ग्रुप आकर खड़ा हो गया। भौमी उन्हें दिखने लगी। वही उस ग्रुप को देखकर ईशानी के आंखों में अजीब से भाव आ जाता है। वो एक नज़र उन्हें देख बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। वही ग्रुप में मौजूद पहली लड़की अपने आंखों में जलन और नफरत लिए भूमि से कहती है, अंडस्को हे गेज लुक्स हु आर देयर, हमारी मिस सर्वेंट। उस लड़की की आवाज़ सुन भौमी उन्हें देखने लगी। सामने मौजूद 5 लोग मौजूद थे, 3 लड़कियां और 2 लड़के। तभी फिर से आवाज़ आई, अंडस्को वैसे मिस सर्वेंट मैंने तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, कहीं हमें तुम्हारो शक्ल दोबारा देखनी पड़ेगी। भौमी ने उस लड़की को देखा तो उस लड़की ने हॉट ब्लू मिनी ड्रेस पहनी हुई थी, चेहरे पर भारी मेकअप, पैरों में हाई हील्स, अपने चेहरे पर ढेर सारा घमंड लिए खड़ी थी। वही उसके पीछे खड़े उसके बाकी के दोस्तों का भी कुछ यही हाल था। उन्हें देख कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि ये कॉलेज में पढ़ने आते हैं। ये पांचों भौमी के साथ ही पहले पढ़ते थे। पिछली बार जब भौमी इस कॉलेज में सबसे पहले आई थी तब पहले दिन से ही इन पांचों ने भौमी को परेशान करना शुरू कर दिया था। इन्होंने भौमी को बहुत बुली किया था। एक्चुअली कॉलेज में कोई भी भौमी के हुक्मरानी सा होने की बात नहीं जानता है और ना ही किसी को भौमी के शादीशुदा होने की बात पता है। प्रभा जी ने अपने दुश्मनों के कारण भौमी की आइडेंटिटी अभी रिवील नहीं करना चाहती थी। वही प्रभा जी ये भी चाहती थी कि भौमी अपनी पढ़ाई आराम से पूरी कर ले, उसके बाद वो सबके सामने उसकी आइडेंटिटी रिवील करेगी। वही पिछली बार इन पांचों ने भौमी का जीना ही दुश्वार कर दिया पर भौमी ने कभी भी इन बातों को किसी से नहीं कहा। पिछली बार भौमी के फेल होने की वजह ये लोग ही थे, पर इस बार इन पांचों को ही नहीं पता था कि इस बार भौमी इनकी हालत क्या करने वाली है। प्रिया भौमी को ऊपर से नीचे तक घूरती है। भौमी को देख उसकी खूबसूरती से उसे बहुत ही ज्यादा जलन हो रही थी। प्रिया अपने आवाज में नफरत लिए भौमी का मजाक बनाते हुए बोलती है, अंडस्को वैसे मिस सर्वेंट तुम तो फेल हो गई थी ना, फिर कॉलेज में क्या कर रही हो। फिर वो कुछ सोचते हुए बोली, अंडस्को वैसे कहीं लड़कों को अपनी खूबसूरती की जाल में फंसाने तो नहीं आई हो ना। वही प्रिया के पास में खड़ी उसकी दोस्त कम चमची ने भी भौमी का मजाक बनाते हुए बोली, अंडस्को क्या प्रिया ये कैसी बात कर रही हो तुम, आखिर कोई इस अनाथ सर्वेंट को पसंद भी कैसे कर सकता है। उसको इस अनाथ को पसंद कर अपनी किस्मत थोड़ी ना खराब करनी है। इतना कह वो हंसने लगी। वही उसकी बात सुन उसके बाकी के दोस्त भी हंसने लगे। भौमी उन लोगों को शांति से देख रही थी, उसे इन जैसे फालतू लोगों से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। चैप्टर 12। पर इस बार इन पांचों को ही नहीं पता था कि इस बार भौमी इनकी क्या हालत करने वाली है। प्रिया भौमी को ऊपर से नीचे तक घूरती है। भौमी को देख उसकी खूबसूरती से उसे बहुत ही ज्यादा जलन हो रही थी। प्रिया अपने आवाज में नफरत लिए भौमी का मजाक बनाते हुए बोलती है, अंडस्को वैसे मिस सर्वेंट तुम तो फेल हो गई थी ना, फिर कॉलेज में क्या कर रही हो। फिर वो कुछ सोचते हुए बोली, अंडस्को वैसे कहीं लड़कों को अपनी खूबसूरती की जाल में फंसाने तो नहीं आई हो ना। वही प्रिया के पास में खड़ी उसकी दोस्त कम चमची ने भी भौमी का मजाक बनाते हुए बोली, अंडस्को क्या प्रिया ये कैसी बात कर रही हो तुम, आखिर कोई इस अनाथ सर्वेंट को पसंद भी कैसे कर सकता है। उसको इस अनाथ को पसंद कर अपनी किस्मत थोड़ी ना खराब करनी है। इतना कह वो हंसने लगी। वही उसकी बात सुन उसके बाकी के दोस्त भी हंसने लगे। भौमी उन लोगों को शांति से देख रही थी, उसे इन जैसे फालतू लोगों से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। भौमी उन लोगों की इग्नोर कर आगे बढ़ जाती है। वो इन जैसे बच्चों के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। अब आगे
इससे पहले भौमी वहां से जा पाती टिया उसके सामने खड़ी हो जाती है। टिया गुस्से से भौमी को उंगली दिखाते हुए बोलती है अंडरस्को ही यू हाउ डरे यू, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे हमें अवॉइड करके जाने की। तुम भूल गई हो क्या तुम हमारी सर्वेंट हो और सर्वेंट का काम अपने मालिक की बातों को फॉलो करना होता है ना कि इग्नोर करना, पर तुम्हें इसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए ना। इतना बोल टिया ने भौमी को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठा दिया, पर इससे पहले टिया का हाथ भौमी को छू भी पाता भौमी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। भौमी जो इतने देर से शांत थी अब उसके आंखों में गुस्सा नजर आने लगा। वो गुस्से से टिया को घूरने लगी। वही टिया को अचानक से अपने क्लायों में तेज दर्द महसूस हुआ। वो भौमी से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसने गुस्से से भौमी को देखा, पर भौमी की गुस्से से भरी लाल आंखें देखते ही उसका शरीर कांप उठा। फिर भी उसने अपने आप को संभालते हुए भौमी पर चिल्लाकर बोली अंडरस्को लेट गो ऑफ माई हैंड बिच, हाउ डरे यू होल्ड माई हैंड, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, छोड़ो मेरा हाथ। टिया भौमी से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर वो भौमी से अपनी कलाई छुड़ा ही नहीं पा रही थी। वही प्रिया को चिखता देख उसके दोस्त भी उसके पास आ गए। वो भी प्रिया का हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगे। वहीं से सब ड्रामा देख आसपास सभी बच्चे उन्हें देखने लगे। लाख कोशिश करने के बाद भी कोई भी भौमी की पकड़ को छुड़ा नहीं पा रहा था, और ये देख हर कोई शौक था कि एक पतली दुबली सी लड़की की पकड़ इतनी टाइट कैसे हो सकती है। वही टिया अब दर्द के मारे रोने लगी थी। टिया की हालत देख प्रिया को भौमी पर बहुत ही ज्यादातर गुस्सा आ रहा था। वो भौमी पर चीखकर बोलती है अंडरस्को भौमी ये क्या कर रही हो तुम, अभी के अभी टिया का हाथ छोड़ो वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। प्रिया की धमकी सुनकर भी भौमी उसे पूरी तरह अवॉइड कर देती है। भौमी टिया की तरफ देखकर अपने कोल्ड टोन में बोलती है अंडरस्को से सॉरी राइट नाउ। भौमी की बात सुन टिया उसे अपनी दर्द और गुस्से के मिले जुले भाव से देखती है। भौमी उसी तरह बोलती है अंडरस्को आई सेड अपोलोजाइज टू मी राइट नाउ। इतना कह भौमी टिया की कलाई पर अपनी पकड़ कस देती है। टिया दर्द से चीख पड़ती है। वही उसकी चीख सुन सभी लोग सहम जाते हैं। टिया दर्द से भौमी से अंडरस्को आई एम सॉरी प्लीज लीव माई हैंड। टिया की सॉरी सुन भौमी एक झटके से उसका हाथ छोड़ देती है। टिया रोते हुए अपना हाथ सहलाने लगती है जो लाल होकर थोड़ा सूज गया था। वही उसके बाकी के दोस्त उसे संभालने लगते हैं। भौमी उन्हें देखते हुए अपने कोल्ड टोन में बोलती है अंडरस्को इस बार मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, बट अगली बार से गलती से भी ऐसी हरकत की तो तुम्हारा हाथ तुम्हारे शरीर में नहीं रहेगा, एंड दिस इज नॉट जस्ट अ थ्रेट बट माई वार्निंग टू यू। फिर वो थोड़ी तेज आवाज में बोलती है अंडरस्को अंडरस्टैंड। ये बोलते वक्त भौमी की टोन इतनी कोल्ड एंड डेंजर थी कई वहां पर खड़े सभी लोगों से शरीर में कंपन छूट जाती है। वही टिया घबराकर अपना सर हाँ में हिलाकर अपनी दोस्त निशा के गले लग जाती है। भौमी उन लोगों को एक नज़र देख वहां से चली जाती है। वही प्रिया और उसके दोस्त पीछे से उसे नफरत से घूरने लगते हैं। प्रिया का दोस्त पीयूष भौमी को गुस्से से देखते हुए बोलता है अंडरस्को ये डरी डरी सी रहने वाली चूहिया आज शेर कैसे बन गई। प्रिया भौमी जिस तरफ गई थी उसी तरफ देखते हुए नफरत से बोली अंडरस्को इस भौमी को मैं छोड़ूंगी नहीं, इसने मेरी प्रिया दत्ता की इंसल्ट की है, इसे तो इसका खामियाजा चुकाना ही पड़ेगा। ऐसी हालत कर दूंगी इसकी कि ये मेरे नाम से भी कांपेगी, और ये प्रिया दत्ता का वादा है। ऐसा बोलते वक्त प्रिया की आंखों में हद से ज्यादातर नफरत और गुस्सा दिखाई दे रहा था। वही कोई और भी था जो जब से ये ड्रामा शुरू हुआ था तब से इसे बड़े ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर भौमी को देख अजीब से भाव थे। वो कुछ सोचते हुए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ भौमी अभी भी अपना क्लासरूम ढूंढ रही थी, तभी उसे कोई टकरा जाता है। टक्कर की वजह से भौमी नीचे गिर जाती है। भौमी अपने आप को संभाल कर गुस्से से सर उठाकर देखती है तो उसके सामने चेहरे पर घबराहट लिए एक लड़की खड़ी थी जिसने एक स्किनी जीन्स के साथ पीकबू टॉप पहनी हुई थी। वो लड़की जल्दी से भौमी को उठने में हेल्प करते हुए अंडरस्को आई एम सो सॉरी, वो मेरा ध्यान कहीं और था इसलिए तुम्हें गलती से टक्कर लग गया, तुम्हें चोट तो नहीं आई ना। भौमी उस लड़की की बातों में सिंसियरिटी महसूस कर रही थी। वो बिना उसे कुछ बोले अपने किताबों को उठाकर वहां से जाने लगती है। तभी पीछे से वो लड़की उसे रोकते हुए अंडरस्को अरे सुनो, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुम ठीक तो हो ना, चोट तो नहीं लगी तुम्हें। भौमी उसे बिना कुछ बोले आगे बढ़ने लगती है। वही वो लड़की भी उसके पीछे पीछे जाते हुए अंडरस्को अरे यार अब सॉरी बोल तो रही हूँ, अब तुम जान लोगी क्या मेरी सॉरी, सच में मैंने जानबूझकर तुम्हें धक्का नहीं दिया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। भौमी रुककर उसे दिखने लगी। वही वो लड़की अपने आंखों में बहुत सारी मासूमियत लिए उसे देख रही थी। भौमी उसे देख एक सिंपल टोन में जवाब दिया अंडरस्को ऑक, इतना बोल वो वहां से जाने लगी। वही भौमी के मुंह से बस ऑक सुन उस लड़की का चेहरा अजीब हो गया। वो भौमी के पीछे भागते हुए बोली अंडरस्को ऑक बस और कुछ नहीं।
उस लड़की की बात सुन भौमी उसे अजीब तरह से देखने लगी, जैसे पूछ रही हो और क्या बोलूं। वही वो लड़की भौमी के एक्सप्रेशन समझ जल्दी से बोली, अंडरस्को, अरे मेरा मतलब है कि तुम्हें और कुछ भी बोलना चाहिए ना। वैसे तुम्हारा नाम क्या तुम पहली बार कॉलेज आ रही हो? भौमी उससे नजरअंदाज के जाने लगती है। वही वो लड़की भौमी के पीछे चलते हुए, अंडरस्को, वैसे क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? वो क्या है ना, आज मेरा फर्स्ट डे है कॉलेज का, इसलिए यहाँ मेरा अभी तक कोई दोस्त नहीं है। अच्छा चलो हम तुम्हें अपना नाम बताते हैं। भौमी जो कब से उस लड़की की बातें सुन रही थी, थोड़े फ्रस्ट्रेशन के साथ उसकी तरफ देखकर बोलती है, अंडरस्को, लिसन, मुझे ना ही तुमसे दोस्ती करनी है और ना ही तुम्हारा नाम जानना है, सो प्लीज डोंट फॉलो मी। उस लड़की ने भौमी कई बातों को अवॉइड कर उसे बोली, अंडरस्को, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मेरा नाम नहीं जानना तो बट मुझे तो बताना है ना। इन दोस्ती की बात रही तो मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है, तुम बहुत जल्दी मेरी दोस्त बनोगी। ये बोलते वक्त उस लड़की के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। वही भौमी उस लड़की तो देखती रह गई। तभी भौमी का क्लास भी आ गया। भौमी अपने बेंच में जाकर बैठ गई। वही वो लड़की भी भौमी के साथ ही उसके बेंच पर बैठ गई। वो लड़की मुस्कुराते हुए, अंडरस्को, वाह, हमारी तो क्लास भी सेम है, अब हम दोनों साथ में पढ़ेंगे। भौमी उस लड़की की बातों को अनसुना कर अपनी किताबें निकाल पढ़ने लगती है। वो लड़की भौमी की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए, अंडरस्को, वैसे मेरा नाम कुमुदा सिंह है, मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन है, वैसे मैं उनकी एक लौटी बेटी हूँ। मैं बचपन से ही लंदन में ही रही हूँ, अभी कुछ दिन पहले ही मैं यहाँ वापस आई हूँ। वैसे आज मेरा फर्स्ट डे है कॉलेज का और मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है। ये बोलते वक्त उसकी आवाज़ में मायूसी थी। फिर वो भौमी की तरफ देखते हुए बोली, अंडरस्को, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती थी बट तुमने तो मुझसे दोस्ती करने के लिए ही मना कर दिया। वही भौमी जो काफी देर से उसकी बात सुन रही थी, उसका ध्यान तो उसके नाम पर टिका हुआ था। कुमुदा, कितना प्यारा नाम है ये। अपनी पिछली लाइफ में निधि अपने आने वाली छोटी बहन का यही नाम तो रखना चाहती थी, पर उससे पहले ही उसके माँ पापा के साथ उसकी बहन को भी उन राक्षसों ने उससे छीन लिया था। भौमी अपने ख्यालों से बाहर आकर जब कुमुदा की तरफ देखा था तब भौमी को कुमुदा के फेस पर उदासी दिखती है। कुमुदा का उदास फेस उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कुमुदा अपना उदास फेस लिए नीचे देख रही थी। पता नहीं क्यों जब कुमुदा ने पहली बार भौमी को देखा था तब से ही उसे भौमी से दोस्ती करने की इच्छा हो रही थी, बट भौमी का उसका फ्रेंडशिप ठुकराने से उसे बहुत बुरा लगा। कुमुदा अभी सोच ही रही थी कि तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी, भौमी। कुमुदा ने जब सर उठाकर उस तरफ देखा तो भौमी उसी की तरफ देख रही थी। भौमी कुमुदा की तरफ देखते हुए बोली, भौमी राजावत, मेरा नाम भौमी राजावत है। भौमी की आवाज़ सुन कुमुदा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भौमी उसे अपना नाम बता रही है। अचानक से कुमुदा का चेहरा लाइट बल्ब की तरह चमक उठा। तभी भौमी फिर से बोली, अंडरस्को, लेकिन मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकती क्योंकि मुझे दोस्ती पर भरोसा नहीं है। दोस्ती सिर्फ मतलबी होती है जो जरूरत पड़ने पर अपनी दोस्त की पीठ पर छुरा घोंपने से पहले भी नहीं चुकती। ये बोलते वक्त भौमी अपने पिछले लाइफ के बारे में सोचने लगी जहां सारा ने उसके पीठ पर छुरा घोंपा था। भौमी की बात सुन कुमुद थोड़ी उदास तो हो जाती है, बट वो तुरंत अपनी उदासी छुपाते हुए बोलती, बे अंडरस्को, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, देखना कैसे तुम्हें दोस्ती का सच्चा मतलब बताती हूँ। देखना एक दिन तुम खुद मुझसे दोस्ती करोगी और तब तक तुम मेरी दोस्त। भौमी कुमुद को देखने लगती है। कुमुद का खुशी से भरा चेहरा देख उसे भी अच्छा लगता है। वो अपना सर हाँ में हिला देती है। चैप्टर 13। कुमुदा ने जब सर उठाकर उसे तरफ देखा तो भौमी उसी की तरफ देख रही थी। भौमी कुमुदा की तरफ देखते हुए बोली, भौमी राजावत, मेरा नाम भौमी राजावत है। भौमी की आवाज़ सुन कुमुदा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भौमी उसे अपना नाम बता रही है। अचानक से कुमुदा का चेहरा लाइट बल्ब की तरह चमक उठा। तभी भौमी फिर से बोली, अंडरस्को, लेकिन मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकती क्योंकि मुझे दोस्ती पर भरोसा नहीं है। दोस्ती सिर्फ मतलबी होती है जो जरूरत पड़ने पर अपनी दोस्त की पीठ पर छुरा घोंपने से पहले भी नहीं चुकती। ये बोलते वक्त भौमी अपने पिछले लाइफ के बारे में सोचने लगी जहां सारा ने उसके पीठ पर छुरा घोंपा था। भौमी की बात सुन कुमुद थोड़ी उदास तो हो जाती है, बट वो तुरंत अपनी उदासी छुपाते हुए बोलती, बे अंडरस्को, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, देखना कैसे तुम्हें दोस्ती का सच्चा मतलब बताती हूँ। देखना एक दिन तुम खुद मुझसे दोस्ती करोगी और तब तक तुम मेरी दोस्त। भौमी कुमुद को देखने लगती है। कुमुद का खुशी से भरा चेहरा देख उसे भी अच्छा लगता है। वो अपना सर हाँ में हिला देती है। तभी क्लास में लेक्चरर आ जाते हैं। भौमी और कुमुदा भी अब लेक्चर में ध्यान देने लगते हैं। अब आगे एक अंधेरे कमरे में चीजों की टूटने की आवाज आ रही थी। कमरे के बाहर खड़े सभी बॉडीगार्ड्स की डर से सांसें रुकी हुई थी। उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं थी अंदर जाकर देखे।
वही रूम से अंदर एकदम अंधेरा था। उस अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद चीजों के टूटने की तो आवाजें बंद हो गई, पर किसी की तेज तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अंधेरे से किसी लड़की की पागलों की तरह चिल्लाने की आवाज आई, अंडस्को, नहीं नहीं नहीं, तुम वापस नहीं आ सकती। क्यों आई तुम फिर से वापस? कितने प्यार से तुम्हें समझाया था ना कि तुम वापस लौट के कभी मत आना, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। इतना कह वो तेज तेज चीखने लगी, फिर एकदम से सनक भरी आवाज में बोली, अंडस्को, गलती कर दी तुमने, वापस आकर सोचा था तुम्हें बहुत सिंपल मौत दूंगी, पर तुम तो शायद अपना मौत दर्द भरा लिखा के लाए हो। चलो तो यही सही, तुम्हें वो मौत दूंगी कि तुम पिछताओगी वापस आने पर। इतना कह वो जोर जोर से हंसने लगी। उसके आवाज में नफरत और पागलपन साफ झलक रहा था। फिर वो हंसते हुए ही बोली, अंडस्को, तुमने मुझसे मेरी चीज छीननी चाहिए थी ना, उसे मेरे से दूर करना चाहती थी ना, उसकी सजा तुम्हें तो मिलनी ही चाहिए। उसको मुझसे कोई दूर नहीं मर सकता, कोई नहीं, वो सिर्फ मेरा है। वो पागलों की तरह और तेज तेज हंसने लगी। भौमी कॉलेज के बाद ईशानी के साथ राजावत पैलेस लौट आई थी। आते वक्त भी उसकी ईशानी के साथ कोई बात नहीं हुई और अबीर वो अपने दोस्तों के साथ निकल गया था। भौमी अपने रूम में जाकर फ्रेश होकर थोड़ी देर आराम करने लगती है। तभी उसे अपने ऊपर किसी की नज़र महसूस होती है। जब भौमी आंखें खोल उधर देखती है तो एक छोटी सी बच्ची उसे दूर से झांक झांक कर देख रही थी। भौमी को अपने तरफ देखते देख वो तुरंत बिल्ली के बच्चे की तरह गेट के पीछे दुबक जाती है। भौमी को वो बड़ी प्यारी लगती है। वो बहुत नर्म आवाज में उस बच्ची को हाथों के इशारों से अपने पास बुलाती है। रूही धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाकर भौमी के पास चली आती है। भौमी आराम से उसे बेड पर बिठा देती है। भौमी और रूही एक दूसरे को घूरने लगते हैं। भौमी आप आईब्रोज उठाकर उसे इशारा करती, रूही भी उसी तरह उसे इशारे करती है। भौमी अंडस्को, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रूही अपने कट वॉइस में, अंडस्को, वो हम निया किया दीदी के साथ छुपन छिपाई खेल रहे थे, इसलिए हम यहाँ छुपने के लिए आ गए। क्या आप हमें डांटेंगी यहाँ छुपने के लिए? इतना कह वो अपने क्यूट क्यूट आंखों से उसे देखने लगती है। रूही की बात सुन भौमी हल्की स्माइल कर, अंडस्को, हम क्यों डांटेंगे आपको? फिर उसका गाल खींचते हुए, आप तो बहुत ही ज्यादातर कट है, आप पर कोई कैसे गुस्सा कर सकता है, और वैसे भी मैं तो आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। रूही हैरानी से भौमी को देखती है। रूही अंडस्को, आप सच में हमसे दोस्ती करना चाहती हो? भौमी हमें अपना सर हिला देती है। रूही भौमी से उसी तरह कंफ्यूजन में पूछती है, अंडस्को, पर आप हमसे दोस्ती क्यों करना चाहती हो? भौमी उसका गाल खींचकर उस पे किस करते हुए बोली, अंडस्को, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा क्यूट हो, और वैसे भी मेरे तो यहाँ कोई फ्रेंड भी नहीं है ना, इसलिए मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? भौमी की बात सुन रूही चाहते हुए, अंडस्को, हाँ बिल्कुल, हम आपकी दोस्त बनने के लिए तैयार हैं, और वैसे भी आप भी बहुत ज्यादातर खूबसूरत ही। भौमी हंसते हुए, अंडस्को, सच्ची? रूही अपना सर हाँ में हिला देती है। तभी उन्हें बाहर से रूही को पुकारने की आवाज आई। आवाज सुन रूही जल्दी से खड़ी हो जाती है। रूही अपने सर पर हाथ रखते हुए अपनी कट की वॉइस में, अंडस्को, अफो, हम आपसे बात करते हुए भूल ही गए कि हम यहाँ छुपने आए थे। फिर वो जल्दी से भौमी से बैग के पीछे छुपकर अपनी आंखों में हाथ रखकर भौमी से बोलती है, अंडस्को, दोस्त, आप निया दीदी को मत बताना हम यहाँ छुपे हुए हैं। भौमी मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है। भौमी निधि को हमेशा से ही बच्चे बहुत पसंद थे। उसका मानना है कि बच्चे गीली मिट्टी के ढेले होते हैं जिसे आप जैसे चाहो वैसे ढाल सकते हो, उसमें कोई छल कपट नहीं होता। तभी रूही को बुलाते हुए निया किया भौमी के रूम के बाहर खड़े हो जाते हैं। भौमी उन्हें देखती है। निया किया दोनों ही अभी 15 साल की है। निया भौमी को देख नर्म आवाज में बोलती है, अंडस्को, भाभी सा, क्या आपने रूही को देखा है? भौमी एक नज़र बेड के पीछे देख के अपना सर ना में हिलाते हुए बोली, अंडस्को, नहीं, मैंने तो रूही को यहाँ नहीं देखा। निया और किया परेशानी से एक दूसरे की तरफ दिखने लगते हैं। तभी किया की नज़र बैग के पीछे से निकल रही रूही के ड्रेस के कोने पर जाती है। किया समझ जाती है कि रूही यहाँ छिपी हुई है। किया निया को इशारा कर उस तरफ दिखाती है। निया किया एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। निया थोड़ी तेज आवाज, अंडस्को, किया लगता है रूही यहाँ नहीं है। किया भी उसी तरह, अंडस्को, सही कहा निया तुमने, शायद रूही यहाँ नहीं है। चलो अच्छा है, अब छोटे चाचू साथ जो आइसक्रीम लाए हैं वो अब हम खा लेंगे। आइसक्रीम की बात सुन रूही जो इतने देर से छुपी हुई थी वो कूद कर बाहर आप जाती। अंडस्को, नहीं, आप आइसक्रीम नहीं खाएंगी, आइसक्रीम सिर्फ हम खाएंगे। निया रूही को देखते हुए, अंडस्को, अच्छा तो आप यहाँ छुपी हुई थी, चलिए आइए हमारे पास। रूही हंसने लग जाती है। वो भौमी की तरफ देखते हुए उसे नीचे झुकने का इशारा करती है। रूही का इशारा समझ भौमी झुक जाती है। रूही उसके गलों पर किस कर, अंडस्को, दोस्त अब हम जाते हैं वरना ये हमारा आइसक्रीम खा लेगी। भौमी मुस्कुराते हुए उसके गलों पर भी किस कर सर हाँ में हिला देती है। रूही उसे बाय बोल भागते हुए निया किया के साथ वहां से चली जाती है।
भौमी मुस्कुराते हुए उन्हें पीछे से दिखने लगती। चैप्टर 14। किया भी उसी तरह अंडरस्को, सही कहा निया तुमने, शायद रूही यहाँ नहीं है। चलो अच्छा है, अब छोटे चाचू साथ जो आइसक्रीम लाए हैं वो अब हम खा लेंगे। आइसक्रीम की बात सुन रूही जो इतने देर से छुपी हुई थी वो कूद कर बाहर आ जाती। अंडरस्को, नहीं आप आइसक्रीम नहीं खाएंगी, आइसक्रीम सिर्फ हम खाएंगे। निया रूही को देखते हुए अंडरस्को, अच्छा तो आप यहाँ छुपी हुई थी, चलिए आइए हमारे पास। रूही हंसने लग जाती है। वो भौमी की तरफ देखते हुए उसे नीचे झुकने का इशारा करती है। रूही का इशारा समझ भौमी झुक जाती है। रूही उसके गलों पर किस कर अंडरस्को, दोस्त अब हम जाते हैं वरना ये हमारा आइसक्रीम खा लेगी। भौमी मुस्कुराते हुए उसके गलों पर भी किस कर सर हाँ में हिला देती है। रूही उसे बाय बोल भागते हुए निया किया के साथ वहां से चली जाती है। भौमी मुस्कुराते हुए उन्हें पीछे से दिखने लगती है। जय श्री राम फोल्डेड हैंड्स। किया भी उसी तरह अंडरस्को, सही कहा निया तुमने, शायद रूही यहाँ नहीं है। चलो अच्छा है, अब छोटे चाचू साथ जो आइसक्रीम लाए हैं वो अब हम खा लेंगे। आइसक्रीम की बात सुन रूही जो इतने देर से छुपी हुई थी वो कूद कर बाहर आ जाती। अंडरस्को, नहीं आप आइसक्रीम नहीं खाएंगी, आइसक्रीम सिर्फ हम खाएंगे। निया रूही को देखते हुए अंडरस्को, अच्छा तो आप यहाँ छुपी हुई थी, चलिए आइए हमारे पास। रूही हंसने लग जाती है। वो भौमी की तरफ देखते हुए उसे नीचे झुकने का इशारा करती है। रूही का इशारा समझ भौमी झुक जाती है। रूही उसके गलों पर किस कर अंडरस्को, दोस्त अब हम जाते हैं वरना ये हमारा आइसक्रीम खा लेगी। भौमी मुस्कुराते हुए उसके गलों पर भी किस कर सर हाँ में हिला देती है। रूही उसे बाय बोल भागते हुए निया किया के साथ वहां से चली जाती है। भौमी मुस्कुराते हुए उन्हें पीछे से दिखने लगती है। अब आगे। रात का वक्त डिनर करने के बाद भौमी कुछ देर पैलेस के गार्डन में घूमने लगती है। गार्डन बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। घूमते घूमते भौमी पैलेस के दूसरी तरफ आ जाती है। तभी भौमी को कहीं रोशनी दिखाई देती। भौमी जब रोशनी की तरफ जाती है तो उसे एक छोटा सा घर दिखाई देता है। भौमी जब ध्यान से देखती है तो उसे वहां एक महिला बैठी हुई दिखाई देती है। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और हाथ में मला लिए उसे घुमा रही थी। उनके चेहरे पर कोई भी इमोशन दिखाई नहीं दे रहे, वो बस एक तक चांद को देखते हुए अपनी हाथ की मला घुमाई जा रही थी। भौमी को ये देख बहुत अजीब लगता है। वो जैसे ही उनकी तरफ अपने कदम बढ़ाने को होती है तभी उसे पैलेस के चिल्लाने की आवाज आती है। भौमी जल्दी से महल में चली जाती है। पैलेस के हॉल में सभी बड़े लोग इकट्ठा थे। महेश जी साहिल पर गुस्से से चिल्लाते हुए अंडरस्को, ये सब क्या है साहिल, इतना कह वो उसे फेस पर फाइल फेंकते हैं। जया जी जैसे ही अपने बेटे के लिए कुछ बोलने वाली होती है महेश जी उसे हाथ दिखाकर रोक देते हैं। महेश जी साहिल की तरफ गुस्से से देखते हुए बोलते हैं, अंडरस्को, मेहता कंपनी के साथ हमने हाईवे के प्रोजेक्ट के लिए जो डील साइन की थी उसमें साफ साफ मेंशन किया था ना कि हाईवे के लिए जिन लोगों का घर खाली करवाया जाएगा उन्हें उनके जमीन की सही कीमत दी जानी चाहिए। फिर वो चिढ़ कर कहते हैं, अंडरस्को बताइए हमने कहा था कि नहीं। साहिल घबराकर, अंडरस्को जी जी आपने कहा था। महेश जी गुस्से से साहिल पर गुर्राते हुए, अंडरस्को तो फिर उन लोगों को जमीन का आधा पैसा ही क्यों मिला है, बाकी का पैसा कहाँ है, बताइए हमें, आपने उन 50 करोड़ रुपए का क्या किया है। महेश की बात सुन साहिल घबरा जाता। घबराहट के मारे वो अपनी नजरें इधर उधर करने लगता है। साहिल की घबराहट देख महेश जी चीख कर कहते हैं, अंडरस्को बताइए साहिल आपने उन पैसों का क्या किया। साहिल डरकर हकलाते हुए कहते हैं, अंडरस्को वो हमने उन पैसों को शेयर मार्केट में लगा दिया था पर कंपनी फ्रॉड निकली जिस कारण हमारे सारे पैसे डूब गए। ये सुनना ही सिर्फ महेश जी बल्कि पूरा परिवार शॉक हो जाता है। महेश जी ने साहिल को एक खींचकर चाटा जड़ दिया। महेश जी गुस्से से बौखलाकर उसका कॉलर पकड़ते हुए, अंडरस्को क्या बोला आपने उन 50 करोड़ रुपए को अपने शेयर मार्केट में गवा दिया। महेश जी फिर से उसे एक चाटा जड़कर, अंडरस्को क्या वो आपके अपने पैसे थे, बताइए हमें, वो पैसे उन गरीब लोगों के थे और आपकी हिम्मत कैसे हुई उन्हें अपने प्रॉफिट के लिए यूज करने की। महेश जी उसे अपने छरी से मारते हुए, अंडरस्को गलती आपकी नहीं हमारी है जो हमने आप जैसे नालायक को हमने आपके पिता के कहने पर एक आँच को कह इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिलवाया, आज तो हम आपकी जान ही ले लेंगे। इतना बोल उन्होंने उसे अपनी छरी से जोर जोर से मारने लगते हैं। महेश जी का गुस्सा देखकर प्रतीक, मितुल और सूचित जी महेश जी को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं जया जी साहिल के सामने खड़ी होकर उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वहां महेंद्र जी जो इतनी देर से चुप बैठे थे उनकी दमदार आवाज गूंजती है कि, अंडरस्को शांत। महेंद्र जी की आवाज सुन सब शांत हो जाते हैं पर महेश जी का गुस्सा अभी भी बहुत था। महेंद्र जी चलकर उनके पास आते हैं। 75 साल की उम्र में भी महेंद्र जी की चाल में उनका गुरूर साफ साफ दिख रहा था। भौमी जो कब से ये ड्रामा देख रही थी वो अब महेंद्र जी को देखने लगती है। महेंद्र जी अपनी दमदार आवाज में, अंडरस्को साहिल ने कंपनी के फंड्स में चोरी की है और इसकी सजा हुक्म शाही तय करेंगे।
महेंद्र जी की बात सुन सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। महेंद्र जी सबको एक नज़र देखकर अपनी बात जारी रखते हैं अंडस्को। लेकिन जब अभी हुक्म सा यहाँ नहीं है तो उनकी गैर हाजिरी में उनकी जिम्मेदारियों को उनकी हुक्मरानी सा निभाएगी। ये सुन सब कंफ्यूज हो जाते हैं। भौमी भी कंफ्यूजन में उन्हें दिखने लगती है, पर प्रभा जी थोड़ा परेशान हो जाती है। जया जी महेंद्र जी से अंडस्को, ताऊसा आप क्या कहना चाहते हैं, हम कुछ समझे नहीं। महेंद्र जी जया जी की बात सुन सभी को देखते हुए बोलते हैं अंडस्को, आप सब ये बात जानते हैं कि राजावत खानदान में हुक्मसा की गैरहाजिरी में उनकी पत्नी हुक्मरानी सा ही उनकी जिम्मेदारियां संभालती है। फिर वो भूमि को देखते हुए बोलते हैं अंडस्को, और अभी एकाक्ष यहाँ नहीं है, इसलिए उनकी जगह पर हुक्मरानी सा भूमि एकाक्ष सिंह राजावत कल सुबह सभी के सामने साहिल के गुनाह का उनको सजा देगी। ये सुन पूरा परिवार शौक हो जाता है। वही भौमी को तो बहुत बड़ा झटका लगता है। जया जी अपने शौक से बाहर निकल कर हड़बड़ाते हुए अंडस्को, ये आप क्या बोल रहे हैं ताऊसा, वो कल की आई हुई छोरी मेरे बेटे का निर्णय कैसे ले सकती है। ये सुन सुचिता जी थोड़ी कड़क आवाज में बोलती है अंडस्को, जया जिस छोरी की आप बात कर रही है वो हुक्मरानी सा है और उनका पूरा हक है कि वो आपके बेटे का फैसला ले सके, और उनका फैसला आपको मानना ही पड़ेगा, समझिए आप। जया जी अंडस्को, पर माजी सा, इसे आगे वो कुछ भी बोलती सुचित जी ने उनका हाथ पकड़ चुप रहने का इशारा किया। जया जी अपने गुस्से को कंट्रोल कर चुप हो जाती है। महेंद्र जी अंडस्को, जाइए अब जाके सब सो जाइए, अब आगे की बात कल होंगी। इतना कह वो वहां से अपने रूम में चले जाते हैं। महेंद्र जी के जाने के बाद सब धीरे धीरे अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं। जया जी और सारिका साहिल को संभाल कर उसके रूम में ले जाने लगते हैं, पर जाते वक्त भी वो एक नज़र गुस्से से भौमी को घूर कर जाती है। संध्या और वेभा जी भौमी के पास आकर उसके सर पर हाथ रख उसे ज्यादा चिंता ना करने को कह अपने कमरे में चली जाती है। भौमी अपने कमरे में आकर बेड पर बैठ कुछ सोचने लगती है, तभी उसे नॉक की आवाज आती है। भौमी जब सर उठाकर उस तरफ देखती है तो दरवाजे पर प्रभा जी खड़ी थी। प्रभा जी भौमी से अंडस्को, क्या हम अंदर आ सकते हैं। भौमी उन्हें देख अंडस्को, दादी मासा आप यहाँ आए ना। प्रभा जी कमरे में आकर भौमी के पास बैठ जाती। चैप्टर 15। महेंद्र जी अंडस्को, जाइए में चले जाते हैं। महेंद्र जी के जाने के बाद सब धीरे धीरे अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं। जया जी और सारिका साहिल को संभाल कर उसके रूम में ले जाने लगते हैं, पर जाते वक्त भी वो एक नज़र गुस्से से भौमी को घूर कर जाती है। संध्या और वेभा जी भौमी के पास आकर उसके सर पर हाथ रख उसे ज्यादा चिंता ना करने को कह अपने कमरे में चली जाती है। भौमी अपने कमरे में आकर बेड पर बैठ कुछ सोचने लगती है, तभी उसे नॉक की आवाज आती है। भौमी जब सर उठाकर उस तरफ देखती है तो दरवाजे पर प्रभा जी खड़ी थी। प्रभा जी भौमी से अंडस्को, क्या हम अंदर आ सकते हैं। भौमी उन्हें देख अंडस्को, दादी मासा आप यहाँ आए ना। प्रभा जी कमरे में आकर भौमी के पास बैठ जाती है। अब आगे। प्रभा जी भौमी से अंडस्को, भौमी क्या आप नीचे जो हुआ उसके बारे में सोच रही है। भौमी प्रभा ही कई तरफ दिखने लगती है। प्रभा जी भौमी से अंडस्को, हमें पता है बेटा, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारियां है आपके लिए, और शायद आप इसके लिए अभी तैयार भी नहीं होंगी। प्रभा जी भौमी के गलों को प्यार से छूटी हुई अंडस्को, पर हमें आप पर पूरा भरोसा है, आप इस जिम्मेदारी जो पूरे ईमानदार और सच्चाई के साथ निभाएगी। प्रभा जी आगे बोलती है अंडस्को, भौमी हुक्मरानी सा सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि ये उन सैकड़ों लोगों का विश्वास है जो आपसे उनके लिए न्याय की उम्मीद करते हैं। उन्हें भरोसा है आप पर कि आप कभी भी उनके साथ गलत नहीं करेगी। भौमी हुक्मरानी सा का पद सिर्फ आपको पावर्स और रुतबा ही नहीं देता, बल्कि वो आपको कई सारी जिम्मेदारियां भी देता है। भौमी हुक्मरानी सा होने के नाते आपकी यह जिम्मेदारी बनती है आपके रहते कभी किसी निर्दोष के साथ अन्याय ना हो, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी क्यों ना करना पड़े, पर उसे इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी आपकी है। भौमी जीवन में कई बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करेंगे, जिनमें कुछ पराया होंगी तो कुछ अपने, पर आपको कभी भी उनसे हारना नहीं है, बल्कि उनके हर बाधा का सामना आपको डट कर करना है। कई बार ऐसा भी होगा जब आपको अपने अपनों के खिलाफ खड़ा भी होना पड़ेगा। भौमी न्याय की राह कभी भी आसान नहीं होती, बहुत मुश्किल राह है ये, पर हमें पूरा विश्वास है आप पर, आप हर चुनौतियों को पार कर राजस्थान की वो हुक्मरानी सा बनेगी जिनके जैसा आज तक ना ही कोई बना है और ना ही कोई बन पाएगा। फिर वो भौमी की तरफ देख थोड़ी गंभीर टोन में बोली अंडस्को, याद रखिएगा भौमी, एक रानी कभी अपने बारे में नहीं सोचती, उसकी पहली प्राथमिकता हमेशा उसका राज्य होना चाहिए, इसलिए कभी भी ऐसा काम मत करिएगा जिससे हुक्मरानी सा के पद की अवमानना हो। इतना कह प्रभा जी भौमी को देखने लगी। भौमी जो इतनी देर से प्रभा जी की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी, वो प्रभा जी की तरफ देख अपना सर हाँ में हिला देती है। प्रभा जी प्यार से उसके सर पर हाथ फेर उसे सोने का बोल वहां से चली जाती है।
भौमी भी प्रभा जी की बातों को सोचते हुए सो जाती। अब उसे समझ आ चुका था कि उसे क्या करना है। दूसरी तरफ साहिल का कमरे में सूचित की जया जी, दिव्या जी और उनके पति प्रकाश जी थे। जया जी आंसू बहाते हुए गुस्से से बोलती है अंडस्को, हे कितना मारा है मेरे बच्चे को, कितनी चोटें आई है। आखिर बाबा सा अपने खुद के एक लोटे पोते को ऐसे कैसे मार सकते हैं? क्या उन्हें जरा भी मेरे बच्चे की फिक्र नहीं है क्या? जया जी की बात सुन दिव्या जी मॉकिंग टोन में बोलती है अंडस्को, अब आपके बेटे की हरकतें ही ऐसी है कि कोई आरती तो उतार नहीं सकता ना। जया जी गुस्से से दिव्या जी पर चिल्लाते हुए बोलती है अंडस्को, दिव्या ये क्या बोल रही हो अपने ही भतीजे के बारे में? आखिर ऐसा भी मेरे बेटे ने क्या कर दिया? कुछ पैसे ही तो लिए थे ना। अब क्या राजावत परिवार इतना गरीब हो गया है क्या कि वो उन 50 करोड़ के लिए मेरे बेटे को उस अनाथ लड़की से सबके सामने सजा दिलाएंगे? जया जी की बात सुन दिव्या जी गुस्से में बोलती है अंडस्को, पहली बात तो भाभी सा जिन पैसों की आप बात कर रही है ना, वो आपके बेटे के नहीं बल्कि उन गरीब लोगों के हक के पैसे हैं जिन्हें आपके बेटे ने उनसे छीन लिए। इसलिए आप अपने बेटे की तरफदारी करनी बंद कीजिए। सुचित जी दिव्या की बात सुन गुस्से से बोलते हैं अंडस्को, दिव्या ये कैसे बात कर रही है आप अपनी भाभी सा से? क्या अब आप अपनी बोलने की तमीज भी भूल गई है? दिव्या जी गुस्से से उन्हें बोलते हैं अंडस्को, हमें माफ कर दीजिएगा भाई साहब हमारी बदतमीजी के लिए, पर हमारी एक बात याद रखिएगा, आप अभी भी वक्त है, संभाल लीजिए अपने बेटे को, वरना कहीं कभी ऐसा न हो जाए आप पछताने के अलावा कुछ ना कर सको। इतना कह दिव्या गुस्से से वहां से चली जाती है। वही प्रकाश जी भी उनके पीछे चले जाते हैं। दिव्या जी की बात सुन सुचित और जया जी को बहुत गुस्सा आता है। सुचित जी गुस्से से साहिल की तरफ बढ़ते ही उन्हें अपनी तरफ आता देख साहिल डर जाता है। तभी जया जी सुचित जी को रोककर, जया जी अंडस्को, ये क्या कर रहे हैं आप? सुचित जी गुस्से से खुद को छुड़ाते हुए अंडस्को, छोड़ो हमें, आज तो हम इसकी जान ही ले लेंगे। जया जी सुचित को रोकते हुए अंडस्को, ये क्या बोल रहे हैं आप, प्लीज रुक जाइए, इसने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। सुचित जी गुस्से से गुर्राते हुए अंडस्को, जानबूझकर नहीं किया, इस गधे की बेवकूफ़ी की वजह से हमारा सालों से बनाया गया प्लान सब बर्बाद हो गया। मैं इसे हुक्म सा बनते हुए देखना चाहता था और कहा ये चोर बन गया। अगर इसे चोरी करना ही या तो कम से कम सबूत तो मिटा के आता, पर नहीं, इस गधे ने तो अपने खिलाफ सबूत भी छोड़ के आया है। फिर वो अपने सर पर हाथ रख परेशानी से अंडस्को, अब पता नहीं कल क्या होगा इसका। वो लड़की पता नहीं कैसी सजा देगी इसे, और इस बार बाबासा का गुस्सा देखकर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। सुचित जी को परेशान देख जया जी उनके कंधे पर हाथ रख उन्हें शांत करते हुए कहती है अंडस्को, आप ज्यादा मत सोचिए, वैसे भी वो कल की आई हुई लड़की क्या ही कर लेगी। हाँ, अगर एकाक्ष यहाँ होता हो बड़ी समस्या हो जाती। वो तो हमारे बेटे की किस्मत अच्छी है जो इस वक्त वो यहाँ पर नहीं है। जया जी की बात सुचित जी थोड़े शांत हो जाते हैं। कुछ सोचकर वो बोलते हैं अंडस्को, तुम ठीक ही कह रही हो, अभी एकाक्ष यहाँ नहीं है और वैसे भी वो लड़की हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर सुचित जी साहिल की तरफ देखकर गुस्से से कहते हैं अंडस्को, और तुम अगर अगली बार से ऐसी कोई भी भूल की तो याद रखना तुम्हारी जान हम खुद ले लेंगे, और ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो, हमारे लिए इस गद्दी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है और इस गद्दी के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। सुचित जी की बात सुन साहिल और जया जी डर से कांप जाते हैं, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि सुचित जी के लिए इस गद्दी से बढ़कर कुछ भी नहीं है और इसके लिए वो अपने बेटे की जान लेने तक को नहीं हिचकेंगे। साहिल डरकर जल्दी से अपना सर हाँ में हिला देता है। सुचित जी एक नज़र गुस्से से उसे घूर वहां से चले जाते हैं। जया जी भी साहिल को अपना ध्यान रखने को बोल चली जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।